हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी, एमटीएस और जीडी से जुड़ी हुई हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। इसमें हम अपना जो है विश्व भूगोल कवर कर रहे हैं और विश्व भूगोल में हमने अपने ब्रह्मांड से लेकर आपके वायुमंडल तक सारी बातें कर ली थी। आज हम अपने पढ़ना जा रहे हैं जो है स्थल मंडल को। तो आज हम स्थल मंडल में जो है चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो स्थल मंडल में सबसे पहले बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं कि स्थल मंडल क्या है, कैसे, इन सब चीजों के लेकर हम अपनी बातें रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया? लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का मतलब होता है, लिथो का मतलब होता है चट्टानों से। लिथो का मतलब है चट्टान और स्फीयर का मतलब है भैया मंडल। तो इसका मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं चट्टानों के मंडलों को, यानी आपकी जो पृथ्वी बनी हुई है वो चट्टानों से निर्मित है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम देखो स्थल मंडल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे अपने भूकंपों के बारे में, क्योंकि सब चीजों का जो अध्ययन हमें मिलता है, जो भी चीजें हम प्राप्त कर पाते हैं पृथ्वी की आंतरिक चीजों के बारे में, वो भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बात कर पाते हैं। फिर है ज्वालामुखी और चौथा चैप्टर आ जाता है इसमें भैया चट्टाने। चट्टाने तो हम इसमें ये चार टॉपिक कवर करेंगे अपने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी और चट्टान। चलिए एक एक करके चीजों को समझ ले रहे हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, वहां पर चीजें कैसी होंगी, तो इन सब चीजों के लिए दो तरीके के स्रोत हैं हमारे पास। स्रोत का मतलब समझते हो ना? स्रोत का मतलब होता है जानकारी देने वाली जो भी चीजें हैं। तो वे प्राकृतिक और अप्राकृतिक तौर पर हम दो चीजों को समझते हैं। प्राकृतिक के तौर पर हम दो चीजों को रखते हैं, जैसे हम रखते हैं भूकंप को, कि भाई जो भूकंप आते हैं उनके क्या कारण है, वो क्यों आ रहे हैं, या जो भूकंप की तरंगे हम बेसिकली बोल सकते हैं, जो सिस्मोलॉजी के द्वारा हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और दूसरी है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तो हम इन दो चीजों को रखते हैं अपने प्राकृतिक स्रोत के रूप में, कि हमें प्राकृतिक रूप से यहाँ पर ये दो तीन चीजें मिल जाती हैं। और अप्राकृतिक में कुछ और चीजें, जैसे कि तापमान, कि पृथ्वी के तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे, या घनत्व, ठीक है, या फिर आयतन। इस तरीके की चीजों को मतलब रखेंगे अप्राकृतिक स्रोत के रूप में। ठीक है, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये फिर आप पता चल गया कि पढ़ना कैसे है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब ये पृथ्वी जो है, जैसे जैसे आप इसकी नीचे गहराई में जाओगे यहां तक, ठीक है, तो आप स्टडी करते हुए चलेंगे कि भाई कैसे कैसे जो है चीजों को बनाया गया है। तो सब दो स्रोत है भाई। पहला माध्यम तो ये है कि आप सीधे जो है खुदाई करते हुए चले जाएं, खुदाई करते चले जाएं और आप जो है चीजों का पता कर लें कि हाँ ये चीजें पाई गई हैं। पर इसकी खुदाई कर पाना जो है मुमकिन नहीं है कि आप जो है इसकी खुदाई करते हुए गहराई तक पहुंच चुके। मतलब अभी आप जो मैक्सिमम गए हैं वो 12 किलोमीटर जो है अंटार्कटिका में है, जो आपने, और अफ्रीका की भी जो खदानें हैं जिन्हें सोने की खदानें बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा गहरी खोदी गई हैं, वो ज्यादा नहीं 3 से 4 किलोमीटर तक की जो है मतलब खोदी गई है, जो उनमें ड्रिल की गई है वो बस इतनी की गई है। और दूसरे सोर्स मिल जाते हैं जैसे गर्त वगैरह है, गर्त में भी जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर का गर्त है, तो इस तरीके के गर्तों से भी पता चल जाता है, पर उनमें जाना भी मुमकिन नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, जैसा कि मैं अभी पीछे बता के आया हूं आपको, कि हमारा जो है जानने का जो स्रोत है वो है आपकी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, की किस तरीके से लावा निकलता है, भारी पदार्थ होते हैं, या ये सब चीजें। कुछ और चीजें बता दे रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, मतलब पृथ्वी से नीचे की तरफ जाओगे, तो दो तीन चीजें के बारे में बात कर ले रहे हैं। सबसे पहली चीज तो तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होती है। जैसे ही जैसे आप नीचे चले जाते रहते हो, तो आपको जो है तापमान में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। एक स्पेसिफिक डाटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ जाता है। तो पहली चीज तो ये है।
तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा, जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो चीजें जो है आपकी नीचे नीचे, मतलब जैसे आप नीचे जाते रहोगे, आपको पता है कि भारी पदार्थ हमेशा जो है वो नीचे की तरफ ही बैठते हैं, तो नीचे भारी पदार्थ माने जाएंगे कि नीचे जो है वो भारी पदार्थ हैं जो कि द्रवित अवस्था में है, यानी गले हुए हैं। तो नीचे जाने पर अगर भारी पदार्थ है तो ऊपर के पदार्थों में जो है डेंसिटी कम है, डेंसिटी मतलब घनत्व, और नीचे के पदार्थों में जो है डेंसिटी ज्यादा है। तो घनत्व जो है नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले तापमान में वृद्धि होगी, घनत्व में बढ़ेगी। अब घनत्व में तो वृद्धि हो रही है, पर आयतन, मतलब ये देख रहे हो ना भाई, आयतन तो घटता जा रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, आयतन में कमी होगी, आयतन में आएगी कमी। और मतलब आप ये याद रखना, कभी कभी सीधे मतलब जो सवाल आ जाएंगे आपके ऐसे ही पूछ लेंगे कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, घनत्व घटता है, बढ़ता है, ऐसे करके सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना कि तापमान में वृद्धि होगी, घनत्व बढ़ेगा, आयतन में कमी आएगी, इस तरीके से चीजें। ठीक, अब चलिए, अब जैसे अगर हम इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो इसकी जो त्रिज्या है, अगर मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूं तो वो किलोमीटर है, मतलब 6371 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है। जो आंतरिक तापमान की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम कितना तापमान होगा, तो वो तापमान हम मान के चल रहे हैं कि 5000, मतलब मान के क्या, इतना ही होता है, 5 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इतना ज्यादा का तापमान यहाँ पर होता है ना। ये 2-3 फैक्ट हैं, आप जो है याद रखना। अब हमें जो है इस एक हिस्से को कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की संरचना है वो कई परतों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी परत है, उन परतों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से जो है हमारी परतों को रखा गया है। सबसे पहले ये है आपकी ये वाली जो परत है, ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये इस तरीके से, इसे आप क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर है ये वाला, इसे आप मेंटल पढ़ते हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा हो, और ये जो ब्लू और डार्क ब्लू है, मतलब सॉरी येलो, ये वाला जो है आपका वो कोर है, मतलब ये दोनों ही है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। बेसिकली 3 पार्ट हैं आपके, 3 परतों में जो है इस तरीके से इसे बांटा गया है, इस तरीके से। पहला जो है आपका वो है क्रस्ट, ठीक है। फिर है आपका मेंटल, और उसके बाद है आपका ये कोर, है ना, कोर। ये 3 परतें आपकी पृथ्वी की हैं। अब एक एक परत को समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, सबसे ऊपरी परत जो है, हम मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं, एक एक परत को जो है समझते चल रहे हैं हम, इस तरीके से एक एक मैं ये अपने हाथों से ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे आपको पता रहे। चलिए, सबसे पहली परत के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है क्रस्ट। तो सबसे पहली चीज तो भाई ऊपर की परत है, क्रस्ट के बारे में करेंगे। प्रथम परत है, प्रथम परत, प्रथम परत है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत, है ना, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसे मतलब इसे पढ़ते हैं आप हिंदी में भूपर्पटी, 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 ठीक। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली चीज तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, मैंने बताया कि भारी पदार्थों की जो है अधिकता होती चली जाएगी और जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इसमें कुछ हल्के पदार्थ पाए जाते हैं। हल्के पदार्थ से मतलब है, जैसे इसका एक नाम, साइंटिफिक नाम दिया जाता है जिसे सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल का मतलब है Si+Al, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 2 तरीके के पदार्थ इसमें पाए जाएंगे, ठीक। चलिए, ये ज्यादा पॉइंट नहीं, थोड़े थोड़े पॉइंट आप याद करते चलिए, जैसे ऐसा ना हो कि। उसके बाद हम मेंटल की बात कर रहे हैं। मेंटल आपका जो है कोर और क्रस्ट के बीच के भाग को आप जो है, सबसे पहली चीज तो कोर और क्रस्ट के भाग को, कोर व क्रस्ट के मध्य है, क्रस्ट के मध्य,
ठीक। अगर मैं इसमें पदार्थों की बात करता हूं तो हम इसे सीमा नाम से बुलाते हैं। सीमा, सीमा का मतलब है SI प्लस Mg, MA नहीं, हम इसे Mg पढ़ते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये दो चीजें। उसके बाद अपने हम अगले पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है कोर। कोर को दो भागों में बांटा जाता है, इनर कोर और आउटर कोर। मतलब आपका जो है ऊपरी या बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, ठीक। अगर मैं इसमें पदार्थों की बात करता हूं तो हम इसे नीफे नाम से जानते हैं। नीफे का मतलब है Na प्लस Fe, मतलब निकिल और आयरन, ये भारी पदार्थ होते हैं, ठीक। तो हम अपने वापस उसी पेज पर चलते हैं जहां मैं ये चीजें आपको बना के दिखा रहा था। जैसे एक क्रस्ट था आपका, एक मेंटल है आपका और एक कोर है। ये है आपका मेंटल और ये है आपका कोर। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि एक इसमें हमने क्या रखा था, इसे हमने नाम दिया था सियाल, इसे हमने नाम दिया था सीमा और इसे हमने नाम दिया था नीफे। अगर इसकी बात करते हैं तो SI प्लस Al और इसकी अगर हम बात करें तो SI प्लस Mg और इसकी हम बात करें तो Ni प्लस Fe, ठीक है। ये याद कर लेना। एक और थोड़ा सा मैं काम की बात बता देता हूं कि ये जो परत है ना, ये वाली जो इन परतों के भी नाम होते हैं। जैसे कोर की अपनी एक मैंने बताया था, कोर को दो भागों में बांटा जाता है ना। तो इसका नाम है मोह परत, इसका नाम है गुटेन वर्ग और इसका नाम है लेहमन परत। पर इनका मतलब यह है कि भाई इन दोनों परतों को जोड़ने के लिए जो बीच का एक असंबद्ध क्षेत्र आ जाता है। असंबद्ध क्षेत्र का मतलब है जिसमें यहाँ के भी कुछ एलिमेंट होंगे और यहाँ के भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो ऐसे एलिमेंटों को जोड़ने के लिए एक परत का निर्माण किया जाता है। उन परतों को हम पढ़ते हैं इसे मोह परत, इसे गुटेन वर्ग और इसे लेहमन, ठीक है। यहां से सवाल आ जाते हैं कभी कभी, सिर्फ जो है आपसे परतों के बीच का नाम पूछ लिया जाएगा कि इनर कोर और आउटर कोर को जोड़ने वाली परत का क्या नाम है, इतना ही सवाल आ जाएगा। एक नोट करके कुछ चीजें लिख लीजिए कि देखो, सवाल अगर इस तरीके से आ जाए कि भूपर्वती पर सबसे ज्यादा कौन से तत्व की अधिकता है ना, तो हो सकता है आप वहां ऑक्सीजन लगा दें, तो लगेगा ही ऑक्सीजन। पर आप ये मत सोचना कि सिलिका आपने जो है पढ़ा है कि भाई सिलिका लिखा था तो आप सबसे ज्यादा तत्व को, देखो दो चीज है, एक है तत्व और एक है खनिज, ये याद रखना है ना। इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तत्व के रूप में अगर भूपर्वती की बात कर रहे हैं, ना इस लेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अधिक तत्व की अधिकता है वो है आपका ऑक्सीजन, जैसा कि पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं। और अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक खनिज कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सिलिका, ठीक है भैया, सिलिका। ये क्लियर रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा जानकारी मैंने यहाँ पर अपने हाथ से बनाई है जिससे आपको पता रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात। अब हम जैसे कि हमने बात की थी, इसे समझने के लिए कुछ चीज मतलब जैसे हमने प्राकृतिक स्रोतों की बात की थी, तो हम उन प्राकृतिक स्रोतों की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने भूकंप की। इस शब्द का मतलब समझ लो, सबसे पहले भू और प्लस कंप, कंप मतलब कंपन। तो भू का मतलब है पृथ्वी और कंप का मतलब है कंपन, यानी पृथ्वी के कंपन की दशा को आप क्या बोलोगे, भूकंप बोलोगे। मतलब जब भी आपकी पृथ्वी क्या करेगी, कंपन करेगी, उसी दशा को आप क्या बोलोगे, भूकंप बोलोगे। ये कुछ चीजें और समझ लीजिए। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे आपको ये दिख रहा है ये वाला, इसे आप फोकस बोलते हो। फोकस से मतलब जहां से आपके भूकंप की उत्पत्ति होगी, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है, अब यहां से उत्पत्ति हुई है तो यहां पर तो जमीन हिलेगी नहीं, जमीन तो ऊपर हिलेगी, मतलब यहां नहीं हिलेगी। इसका कारण है दबाव,
दबाव ज्यादा है भाई, दबाव ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि दबाव के कारण वहां पर तो इतना ज्यादा कंपन नहीं होगा, जहां चीजें हल्की होंगी वहां पर आपका जो है, इसे आप बोलते हो अभिकेंद्र। क्या बोलते हो? अभिकेंद्र। अभिकेंद्र का मतलब है जहां से आपके भूकंप की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पर जहां आपका भूकंप मतलब हिलना शुरू करेगा, यहाँ पर जो आपकी जमीन को हिलाएगा, इसे आप बोलते हो एपिसेंटर। मतलब जहां पर आपका सबसे पहले भूकंप दिखाई पड़ेगा उसे आप बोलोगे एपिसेंटर। ठीक है, ये बात समझ गए? अब देखो, भूकंप जो चलता है ना वो तरंगों में चलता है। क्लियर है? भूकंप चलेगा आपका तरंगों में, यानी यहां से कुछ तरंगे उठेंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ नीचे की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरीके से, ये हर जगह को जा रही हैं आपकी तरंगे। देखना यह है कि तरंगे चलेंगी कैसे और पहुंचेंगी कहां। तो हम इन्हीं तरंगों को यानी भूकंप के तरंगों को 3 प्रकारों में पढ़ते हैं। कौन कौन सी है वो? कुछ इस प्रकार से हैं आपकी, जिसे आप पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगों के रूप में जानते हो। तो एक एक करके सारी तरंगों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले पी तरंग की बात कर रहे हैं तो ये प्राथमिक तरंगों के रूप में है। कौन सी है? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग है ना, इनकी जो गति है वो सबसे अधिक है। गति सबसे अधिक, गति सबसे अधिक है। हाँ, इतना ध्यान रखना कि गति सबसे अधिक है, पर तीव्रता, तीव्रता मतलब नुकसान करने की जो क्षमता है, तीव्रता सबसे कम है। मतलब गति भले से सबसे ज्यादा है, तीव्रता सबसे कम, तीव्रता सबसे कम। चलिए, अगर मैं गति की बात कर रहा हूं तो मान के चलना कि 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। मतलब 1 सेकंड में इतने किलोमीटर चल जाती है, इसलिए इनकी गति जो है सबसे अधिक है। तीनों माध्यमों में चलती है, तीनों माध्यम में। तीनों माध्यम का मतलब है आपके ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में ये चलती है। ये दो गई हमारी पी तरंगों की बात। याद रखना, प्राथमिक तरंगे हैं, सबसे अधिक गति है, तीव्रता सबसे कम है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, तीनों माध्यमों में चलती है, ठोस, द्रव और गैस, नुकसान ज्यादा नहीं करती है। दूसरी की हम बात कर रहे हैं अपनी अगली तरंग की, यानी कि एस तरंग की। जो गति है वो पी से कम है, पी से कम है। अगर बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और तीव्रता पी से अधिक है, तीव्रता पी से अधिक होगी ही, ठीक। केवल ठोस में चलती है, केवल ठोस में गमन, जो इनका गमन है, जो चलती हैं वो केवल ठोस में चलती है ना। ये हो गई हमारी एस के बारे में जानकारी। चलिए अब अगली की बात कर ले रहे हैं, एल तरंगे, ठीक है। एच डी लव ने जो है इसकी खोज की थी, जो इसके खोज करता थे वो थे एच डी लव, खोजकर्ता। लव वेव बोला जाता है इन्हें, यानी कि लव तरंगे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है प्यार भरी तरंगे। पर प्यार भरी तरंगे है नहीं है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सबसे अधिक विनाशशील, सबसे अधिक विनाशकारी, ठीक है। तो और अगर गति की बात करते हैं तो गति सबसे कम है, गति क्या है? सबसे कम है, गति कम है, सबसे कम है, तो तीव्रता सबसे अधिक होगी, नुकसान करेगी। ये हो गई बात। कुछ और अगर मैं पॉइंटों की बात करूं तो हम जो नापते हैं, ठीक है, भूकंप को जो नापते हैं वो रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। किस पर? रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। किसे? अपने भूकंपों को। और इसके जो अध्ययन है उसे सिस्मोलॉजी पढ़ा जाता है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन। बात समझ में आ रही है यहां तक की? चलिए, तो अब ये आप बातें सारी समझ गए हैं। ये हमने एल तरंगों की बात की, हमने पी तरंगों की बात की, ये अपनी एस तरंगों की, पी तरंगों की बात की। यहाँ आपने भूकंप के बारे में अच्छे तरीके से समझा कि भूकंप कैसे है। कोर के बारे में आपने पढ़ा, मेंटल के बारे में आपने पढ़ा, ये मैंने एक परत भी बनाई है, क्रस्ट वगैरह, और ये आपने अच्छे से समझा। चलिए, भूकंप के बारे में एक लास्ट फैक्ट और देख ले रहे हैं, जिससे कि आपको मैं समझा दूं कि भूकंप दरअसल सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए जरा पहले कि भाई जो आपके भूकंप है ना, उनकी
एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई है। कैसे? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये है आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, देखो ये घूम के यहाँ पर आ गया है ना, तो कंफ्यूजन मत होना, मतलब ये घूम के, पूरी एक पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, आपको पता है, ये तो बेसिक सी बात है, तो ये घूम के इधर आ गया, तो ये प्रशांत महासागर की जो पेटी है ना, सबसे ज्यादा इस पर भूकंप आता है ना। कितने आते हैं भाई? 63% के जो भूकंप आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपके प्रशांत महासागर वाला जो बेल्ट है पूरी एक। दरअसल जो आपकी हम ये पढ़ेंगे बातें कि जो आपकी जो पृथ्वी बनी है ना, वो कुछ प्लेटों से बन के बनी है, प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, इनके कारण आपकी ज्वालामुखी भी आती हैं, भूकंप भी आते हैं, वो सब चीजें होती हैं। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए, जब उनके बारे में बात करेंगे तो डिटेल से बात समझेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो प्रशांत महासागर की पेटी है उस पर कितने परसेंट आपके भूकंप आते हैं? 63%। दूसरे नंबर पे है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, कितना आता है इस पे? 21%। यानी ये वाली जो बेल्ट है, यानी हमारे भारत में, ये है ना आपका भारत में जो आपके भूकंप आपको दिखाई पड़ते हैं वो है कौन से? मध्य महाद्वीपीय पेटी के। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपकी ये अटलांटिक वाली पेटी, यानी मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक भैया, यहां तक की बात हो गई हमारी। आपने जो है भूकंप के बारे में भी समझ लिया, आपने जो है आंतरिक संरचना के बारे में भी समझ लिया। अब आगे की मतलब जो दो चीजें इसमें रह गई हैं, ज्वालामुखी और चट्टानें रह गई हैं, उनके बारे में हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। मतलब आपकी जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, पर ये है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आते रहें। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।